बेटा थर्ड बुक है हमारी, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट बुक, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उस बुक का वन ऑफ द मोस्ट वाइटल एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर अकॉर्डिंग टू द मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, हमने बुक के अंदर सबसे पहले बैलेंस शीट पढ़ी थी, P&L पढ़ा था। बैलेंस शीट P&L के बाद हमने टेक्निक्स एंड टूल्स स्टार्ट की थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। और अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट तीन तरह की स्टेटमेंट बनती हैं। नंबर वन इज पोजीशन स्टेटमेंट, इसको क्या कहते हैं, बैलेंस शीट। नंबर टू इज इनकम स्टेटमेंट, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ P&L। नंबर थ्री इज लिक्विडिटी स्टेटमेंट, दैट इज कैश फ्लो। तो एक सरल आता है शेड्यूल 3, मतलब कि छोटी कंपनीज के लिए उनको नहीं कंपल्सरी है कैश फ्लो बनाना, but generally majority of listed companies, majority of public companies, they are required to make cash flow. So cash flow is being studied as two things. One, as a financial statement. कौन सी statement? Liquidity statement. कौन सी statement? Liquidity statement. Number two, it is studied as a tool for analysis of financial statement. ठीक है ना? इसको as a tool study किया जाता है कि हम कैसे यूज करेंगे, like a ratio and comparative common size. तो एज अ टूल मतलब कि जो बैलेंस शीट और P&L बनती है, तो इसका मतलब ये डिराइव बैलेंस शीट और P&L में से हो रहा है। कहां से डिराइव हो रहा है? बैलेंस शीट और P&L में से डिराइव हो रहा है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट है क्या? पहले तो ध्यान से एक समरी करो। इट इज अ समरी ऑफ इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज इन बिजनेस फ्रॉम डिफरेंट एक्टिविटीज। बिजनेस में कहां से पैसा आ रहा है, कहां पे पैसा जा रहा है, एंड स्पेशली कैश आउटफ्लोज और इनफ्लोज। तो हम बेटा +1 से जब से अकाउंट शुरू की है, आपको एक कांसेप्ट बहुत ज्यादा इम्बेड किया गया है कि हमने एक्रूअल बेसिस फॉलो करना है। कौन सा बेसिस फॉलो करना है? बिल्कुल ठीक, कि ट्रांजैक्शन जब ड्यू होगी, अकरेंस होगी, जिस पीरियड में अकरेंस होगी तब रिकॉर्ड करनी है, पेमेंट से लेना देना नहीं है। बट accrual concept does not work here. तो कैश फ्लो के अंदर accrual concept नहीं चलेगा। कौन सा concept चलेगा? कैश बेसिस वाला। accrual में कैश टू बेसिस पढ़ते थे। कैश बेसिस किसके लिए आइडियल होता था? फॉर स्मॉल बिजनेसमैन एंड प्रोफेशनल्स। कैश फ्लो तो बेटा स्टेटमेंट है ना, किसके लिए, मतलब पर्सन की बात कर रहा हूँ ना, आई एम ट्राइंग टू रेफर टू द पर्सन। तो कैश फ्लो इज आइडियल फॉर प्रोफेशनल्स एंड स्मॉल बिजनेस हाउसेस, छोटे मोटे रेडी वाले, शॉप वाले, जिनका बिजनेस बहुत छोटे साइज का है, उनके लिए आइडियल होता था। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट अ सॉर्ट ऑफ कैश बुक का लॉजिक लेके चलना। कैश बुक में क्या होता था? डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, बट दैट वाज अ अकाउंट, दिस इज अ स्टेटमेंट। ओके, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमने कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है फ्रॉम डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। ठीक है, फ्रॉम एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। अभी एक्टिविटीज कौन सी होंगी, कैसे क्लासिफाई होगा, इस पे आते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 और इंड AS 7, अब इन दोनों में क्या फर्क होता है बताओ? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 अच्छी क्या डिफरेंस है दोनों में? कौन सा वर्ल्ड वाइड है? AS वर्ल्ड वाइड और ये इंडिया में। संजय आना नव्या हो गए सर ES3 पूरे वर्ल्ड के लिए बनाया गया था, पर जैसे इंडिया को अडॉप्ट करना था वर्ल्ड लेवल अकाउंटिंग को, इस करके उन्होंने इंडिया 7 बनाया। ये पूरे वर्ल्ड के लिए बनाया गया था, ये गलत है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज प्रिपेयर्ड बाय ICAI। ICAI कौन सी बॉडी है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो इंडिया की अकाउंटिंग बॉडी ने जो खुद के लिए बनाया था स्टैंडर्ड, उसको क्या कहा गया था? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS करना। जब इंडिया ने वर्ल्ड के साथ कोलैबोरेट करना था, IFRS को अडॉप्ट करना था, ICAI की कन्वर्जन विद IFRS हुई, तो वही नंबर आया। जब हम कोई कंपनी सिर्फ इंडिया में काम कर रही है, उसका बाहर से लेना देना नहीं है, तो उसके लिए AS3 फॉलो करना। कोई कंपनी अगर इंटरनेशनली काम कर रही है, उसके लिए इंड AS फॉलो करना। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, एक दो आइटम का डिफरेंस है, बाकी कैश एंड कैश इक्विवेलेंसी और फाइनेंसिंग को लेके बाकी सारा सेम है। तो इसका मतलब हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पहले से ही स्टैंडर्डाइज था, अच्छा था और गुड चल रहा था। चलो ये तो 1 मार्क के लिए बता दिए ना, जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट को आप
तीन एक्टिविटीज में बांटोगे। नंबर 1 इज ऑपरेटिंग, नंबर 2 इज इन्वेस्टिंग एंड नंबर 3 इज फाइनेंसिंग। और मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि आपने इसको दो तरह से याद रखना है। नंबर 1 इज ऑपरेटिंग एंड नंबर 2 इज नॉन ऑपरेटिंग, क्योंकि +1 से हम ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग बढ़ते आ रहे हैं। Now what is operating? Operating refer to those activities which are the core of the business. The items and the goods and the services in which we deal. जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जिस चीज का हमारा कोर काम है, जिसकी रूटीन एक्टिविटीज है, जिसकी रूटीन मैन्युफैक्चरिंग है। नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर दोज व्हिच प्रोवाइड अ सपोर्ट सिस्टम टू द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जैसे आपने बिल्डिंग खरीदी, मशीन लगाई, मशीन खरीदी, मशीन बेची, ये सब कुछ क्या है? मशीनें होंगी, जगह होगी तो ऑपरेशंस हो पाएंगे, कैसे हो जाएंगे? तो कैश फ्लो को हमने तीन एक्टिविटीज में डिवाइड करना है। वन इज ऑपरेटिंग, वन इज इन्वेस्टिंग, वन इज फाइनेंसिंग। तो इसका मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट की जो फॉर्मेट बनेगा उसमें ये तीन एक्टिविटीज निकाली जाएगी। पहले क्वेश्चन, ये चैप्टर कितने मार्क्स का हमारा? 8 मार्क्स का। तो जब 8 मार्क्स का क्वेश्चन होता था ऐसे 3 साल पहले, तो इसका 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता था। अब मैक्सिमम क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? तो उसका 6 मार्क्स का आएगा। द डिफरेंस विल बी दैट आगे तीनों इकट्ठे आते थे, अब पिछले 2-3 सालों से क्या हो रहा है, कभी किसी एक को ही ऑपरेटिंग को डाल रहे हैं विद टेक्निकल डिफिकल्टीज एडजस्टमेंट के साथ, या किसी दो को डाल दिया जिससे क्वेश्चंस कम है बुक में। अभी 8 मार्क्स वाले और 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस है बुक में। तो एक मिक्सचर बनाएंगे, केस स्टडी आ रही है इसकी, और इसकी केस स्टडी पक्का आनी है। देयर आर सर्टेन चैप्टर्स जिनकी केस स्टडी पक्का आनी है, दिस इज वन ऑफ दैट चैप्टर। ठीक है, केस स्टडी ऐसा होगा, क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा आपको, उसके बाद उसमें से बीच में से आंसर्स पूछेंगे पार्ट्स बना के। तो इसमें फॉर्मेट की ऑर्डर, फॉर्मेट की आइटम्स, उनका सीक्वेंस, उनकी नेचर, ये आपको ध्यान से समझना पड़ेगा केस स्टडी के लिए। आगे चल जाता था कि कोई चीज ऊपर लिख दी, कोई चीज नीचे चलती, कोई कैलकुलेशन चाहिए थी। नाउ यू नीड अ केस स्टडी, सो यू नीड टू नो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कौन सा है, वर्किंग कैपिटल चेंजेस वाला कौन सा है, एप्रोप्रिएशन वाला कौन सा है, चार्ज वाला कौन सा है। तो फॉर्मेट को मैं बहुत तरीके से करवाऊंगा, 2-3 दिन पहले ऑपरेटिंग को लगाऊंगा सर, ठीक है ना। व्हाई दिस क्लास इज कंडक्टेड कि आपको एक्स्ट्रा क्लास लगाने से एक थोड़ा डीपली किया जाए चैप्टर इंपॉर्टेंट, समझ आएगी बात। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कौन सी होंगी? जिसका हम बिजनेस कर रहे हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कौन सी होंगी? जो हम फिक्स एसेट्स में पैसा लगाते हैं बिजनेस, जैसे हम लैंड खरीदते हैं, बिल्डिंग खरीदते हैं, जितने भी फिक्स एसेट खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, या फिक्स एसेट से रिलेटेड या नॉन करंट एसेट से रिलेटेड, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। बैलेंस शीट का नॉन करंट एसेट वाला याद कर लो। अच्छा, नॉन करंट एसेट सचिन क्या क्या आता है बैलेंस शीट में? एक आधी आइटम तो बता बेटा। नॉन करंट एसेट, हाँ, नॉन करंट एसेट, लॉन्ग टर्म बोरिंग, वेरी गुड। आगे आगे गोविंद, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी। उसका टाइटल क्या है? लैंड बिल्डिंग किसके अंदर आती है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। हमें बैलेंस शीट ऐसे याद करवानी पड़नी। पहली आइटम क्या आती है? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। उसके बाद तो लॉन्ग टर्म बोरिंग आती है। बोरिंग तो बेटा लायबिलिटी होती है, वो कैसे आ गई एसेट में? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। नंबर 1 इज प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। वो बेटा पीएनएल की आइटम है। निकालो बैलेंस शीट, खोलो फर्स्ट चैप्टर की बैलेंस शीट खोलो। नंबर 1 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट मैं बोल रहा हूँ, चेक करो। नंबर 2 नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। नंबर 3 डेफर्ड टैक्स एसेट। नंबर 3 लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। नंबर 5 अदर नॉन करंट एसेट। ये 5 हेडिंग्स आती हैं, ठीक है। कौन कौन सी आती है प्रीशा, बोली बेटा? नंबर 1 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। नंबर 2 इन्वेस्टमेंट्स। नंबर 3 डेफर्ड डीटीए, ठीक है। नंबर 4 ये बेटा, ये देखिए इधर सामने लिखा है, ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। तो इन पांचों से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन होगी वो किसके अंदर आएगी? इन्वेस्टिंग। नाउ व्हाट इज फाइनेंसिंग? ये भी जस्ट दे रहा हूं छोटा सा। फाइनेंसिंग मींस दोस ट्रांजैक्शंस, इसको कहा जाता है सोर्सेज ऑफ फंड्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस में पैसा कहां से आ रहा है? क्या कहा जाता है इसको? बिजनेस में पैसा कहां से आ रहा है? अब बिजनेस में पैसा लॉन्ग टर्म के लिए कहां से आ रहा है, ठीक है ना। तो इसके अंदर आपकी बैलेंस शीट की दो आइटम्स आएंगी, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन
रेशियोज की ना, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये दो चीजें आती हैं शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल में। देन सेकंड चीज क्या आती है? रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो एक चीज का ध्यान रखना, यानी कि ऑनर का पैसा। तो जब शेयर इशू होंगे, अच्छा शेयर इशू कब होते हैं? जब कंपनी को पैसा चाहिए होता है, कल समझाया था कि आईपीओ में होते हैं शेयर कैपिटल में। अच्छा शेयर वापस होता है कि नहीं होता? कंपनी वापस करती है शेयर के पैसे? अपनी मर्जी होती है, पर जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं वो करने पड़ते हैं वापसी। प्रेफरेंस शेयर वापस करने पड़ते हैं, इक्विटी शेयर वापस नहीं होते। इक्विटी शेयर तब वापस होंगे जब कंपनी बंद होगी या कंपनी बाय बैक करेगी या बायबैक करेगी। बिल्कुल ठीक। अब बायबैक क्या होता है? बायबैक होता है जैसे लेट्स से मेरी कंपनी में पैसा है, ठीक है ना, मेरे पास 10 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा पड़े हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, अब मैं मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने जाता हूँ एज अ कंपनी, एफडी है या कोई अदर कंपनी है, मैं वैल्यूएशन करता हूँ या मेरी खुद की कंपनी की रिटर्न्स आईआरआर कहते हैं उसको, वो 15% है, मुझे मार्केट में कहीं से नहीं मिल रही इतनी रिटर्न, तो मैं किसी और कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए अपने शेयर्स टेम्परेरी खरीद लेता हूँ फ्रॉम ओपन मार्केट, स्टॉक मार्केट में से। जब मेरे को पैसा चाहिए होगा वो मैं उसको बेच दूंगा, तो वो भी इसके अंदर आता है। उसके अलावा लोन्स, नॉन करंट लायबिलिटी में क्या आता है जो आप पहले बोल रहे थे सचिन, क्या आता है? लॉन्ग टर्म बॉरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। वैसे तो 4 चीजें हैं, पर सीबीएसई ने कैलकुलेशन के लिए 2 बोला हुआ है आपको, ठीक है। तो जितना भी पैसा हम बोरो कर रहे हैं, उधार ले रहे हैं, वो इसके अंदर आएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो पैसे हम लोन ले रहे हैं, दे रहे हैं, वो इसमें आएगा। एसेट खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, इसमें आएगा। जो हमारे ऑपरेशंस हैं वो इसके अंदर आएंगे, ठीक है। जो कैश फ्लो स्टेटमेंट हम बनाएंगे, बड़ा फॉर्मेट, प्रॉपर फॉर्मेट जैसे मर्जी होगा, इसकी 3 आइटम्स बनेंगे। नंबर 1 इसमें लिखेंगे कैश फ्लो या यूज। फ्लो तब आएगा जब पॉजिटिव आएगा, यूज तब आएगा जब नेगेटिव आएगा। अगर हमारे आउटफ्लो ज्यादा है, क्या ज्यादा है, मतलब कि पैसा ज्यादा रहा है हमारा, तो क्या बनेगा? यूज, ठीक है। आउटफ्लो का मतलब क्या हो रहा है? पैसा जा रहा है। इनफ्लो का मतलब क्या है? पैसा आ रहा है, ठीक है। जब भी हमें बिजनेस में पैसे आएंगे, प्लस करना है, कौन सा बेसिस फॉलो करना है? कैश फ्लो, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम ए पार्ट होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। बी पार्ट होगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड सी पार्ट होगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। 3 पार्ट्स होंगे। तो आपने जो भी पेपर में हम क्वेश्चन करेंगे या फॉर्मेट, प्रॉपर जो पूरा फॉर्मेट होता है किसी चीज का, सो दिस विल बी योर पर्टिकुलर्स, ठीक है। एक डिटेल्स का कॉलम होता है जिसमें हम इनकी कैलकुलेशन शो करते हैं, इंडिविजुअल कैलकुलेशन, ठीक है। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा, ए का रिजल्टेंट, बी का रिजल्टेंट, सी का रिजल्टेंट, मोस्ट प्रोबेबली इन्वेस्टिंग हमेशा यूज में आता है। इन्वेस्टिंग यूज में आना अच्छी बात है। इन्वेस्टिंग यूज में आने का मतलब फिक्स एसेट ज्यादा खरीदे गए, जो फिक्स एसेट ज्यादा पे पैसा ज्यादा लग रहा है। फिक्स एसेट पे पैसा ज्यादा लगने से क्या होगा? हमारी कैपेसिटी बढ़ेगी, हमारी ऑपरेशनैलिटी बढ़ेगी, हम बिल्डिंग ज्यादा ले रहे हैं, हम प्लांट ज्यादा ले रहे हैं, हम फर्नीचर ज्यादा ले रहे हैं, हमारे फिक्स एसेट इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। फाइनेंसिंग, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आता है। ऑपरेटिंग पॉजिटिव आना इज अ गुड सिग्नल। व्हाई? ऑपरेटिंग मतलब हम अपने ऑपरेशंस में से कैश जनरेट कर पा रहे हैं, मैं जो जिस चीज का बिजनेस कर रहा हूँ उसमें से मैं कैश निकाल पा रहा हूँ, ठीक है। इन तीनों को फिर हम कहते हैं नेट कैश फ्लो और यूज ड्यूरिंग द ईयर। मैं शॉर्ट फॉर्मेट समझा रहा हूँ, ये कहीं लिखा नहीं है, ताकि चैप्टर का क्रक्स पता लग जाए कि हमने करना क्या है इसमें, ठीक है। नेट कैश फ्लो और यूज ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर का मतलब पूरे साल में हमने कितना कमाया, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को प्लस माइनस कर देना। तो हमारे पूरे साल में तीनों एक्टिविटीज से हमें कैश कितना आ रहा है या कितना जा रहा है, ठीक होगी बात। प्लस ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो एक चीज और समझनी है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को हमने अलग रखना है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है? वो पैसा जो कैश के बराबर है, कन्वर्टेबल इनटू कैश है। इसके अंदर क्या क्या आता है? एक तो कैश आता है, एक डिमांड डिपॉजिट आते हैं और शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स आते हैं। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट सच है जैसे कि सर जो हमारे बैंक को कॉल देने पे साथ ही आ जाते हैं।
अमाउंट। एक कैश इन हैंड टू बी प्रिसाइज और द gold। डायमेंशन, हाँ कैश एट बैंक, मार्जिन मनी, ठीक है, गोल्ड, डिमांड डिपॉजिट्स, वो पैसा जब हम आज चाहे तो आज वापस आ जाए, दैट इज ऑन कॉल, मतलब डिमांड पे हमारे पास पैसा आता है। दूसरी चीज एक और आती है मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटी मतलब जिसको मैं जब मर्जी बेच सकता हूँ, मार्केट में उसकी लिक्विडिटी अवेलेबल है। तो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज एंड वो भी किसके अंदर आएंगी, या करंट इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी किसमें आएंगी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो इसकी वैल्यू इसके अंदर हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक ट्रिक है, क्या कह लो, एक चेकिंग के लिए तरीका है, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इसके बराबर है। मतलब आपको क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग दिया होगा, आपने नेट निकालना है, इसमें ओपनिंग ऐड करना है, वो क्लोजिंग के इक्वल आना चाहिए। अगर आ रहा है तो उसका मतलब आपने आंसर क्वेश्चन ठीक सॉल्व किया। तो एक शॉर्ट फॉर्मेट समझाया मैंने, पहले ऑपरेटिंग निकालना सीखेंगे, फिर इन्वेस्टिंग निकालना सीखेंगे, फिर फाइनेंसिंग निकालना सीखेंगे, फिर इन तीनों की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, व्हाट इज द मेन टारगेट, क्या निकालना है हमने, नेट कैश फ्लो। क्या निकालना सीखना है, नेट कैश फ्लो। जो नेट कैश फ्लो होगा ए प्लस बी प्लस सी तीनों को, इसमें ओपनिंग प्लस होगा, वो किसके इक्वल आ जाएगा, क्लोजिंग के इक्वल आ जाएगा। बात समझ आई सबको मेरी, ठीक है। चलो इस पेज को पहले नोट कर लो, उसके बाद वो टेबल बनाओ।